हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के फील्ड में बेसिकली क्या क्या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं अब तक, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख सकते हो जहाँ पे एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इवेंट बेसिकली बिकॉज ऑफ द पॉलिसी और एक्टिविज्म द इवेंट ऑल दिस इवेंट हैव शेप्ड। ठीक है, इनका फॉर्मेशन इसीलिए हुआ क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज़ आई या एक्टिविज्म आया तो ही इनका फॉर्मेशन हुआ। अगर हम इन्हें डिफरेंट टाइम जोन में बांट लें तो 20th सेंचुरी की पहले की बात करें तो सबसे पहले 1972 में फर्स्ट एयर पॉल्यूशन लॉ आया था। इसको लेकर आने वाले किंग एडवर्ड वन थे इंग्लैंड के। तो बेसिकली क्या हुआ था कि लंदन में एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा था सी कोल का यूज़ करने की वजह से। ठीक है, लोग कोल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा था। तो वहाँ के किंग ने सिंपली ये रूल लेकर वो आए और इन्होंने बैन किया बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, नेक्स्ट 1866 में क्या हुआ था कि इकोलॉजी टर्म दिया गया था। इकोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इकोलॉजी में इन्वायरमेंट टर्म यूज़ हुआ था जो कि जैकॉब ने किया था, जबकि इकोलॉजी टर्म देने वाले अर्नेस्ट हिकल थे। अर्नेस्ट हिकल एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये वर्ड दिया था। तो ये वर्ड एक जर्मन वर्ड से ही बिलोंग करता है, दैट इज़ ओकोलॉजी, और ओकोलॉजी से ही बना है इकोलॉजी। ठीक है, फिर अब हम आते हैं अर्ली 20th सेंचुरी में। यहाँ पे क्या हुआ था कि 1905 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन इंडिया में आया था। तो इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया जिसमें फॉरेस्ट को एक्सपेंड करने का, एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का और उस पर कंट्रोल करने का, उस पर गवर्नमेंटल कंट्रोल करने की बात की गई थी फॉरेस्ट एक्ट पे। ठीक है, सो दैट हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट 1916 में यूएस नेशनल पार्क सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था ताकि पार्क और नेशनल पार्क मॉन्यूमेंट्स को इनको प्रिजर्व किया जाए और मैनेज किया जाए। नेक्स्ट 1947 में फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएस के अंदर। ये लॉस एंजलिस में हुआ था और बेसिकली स्मोक प्रॉब्लम को डील करने के लिए कॉन्फ्रेंस किया गया था। स्मोक की बात करें तो स्मोक होता क्या है? स्मोक नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, ये है फॉग और स्मोक का मिक्सचर। फॉग और स्मोक मिल करके स्मोक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब हमारे आसपास जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वो सब डस्ट के फॉर्म में है और एयर में प्रेजेंट है। और वो एयर जब है, स्मोक जो है वो फॉग से मिलता है तो स्मोक फॉर्मेशन करता है। अभी भी ये देखने को मिलता है, आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे दिल्ली में विंटर स्टार्टिंग टाइम में कि स्मोक का फॉर्मेशन इज़ वेरी कॉमन। ये उस टाइम लॉस एंजलिस में बहुत कॉमन था, इसलिए उसको डील करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब हम आते हैं मिड 20th सेंचुरी में। तो मिड 20th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा कि 1962 में एक पब्लिकेशन आया था साइलेंट स्प्रिंग नाम का, और ये साइलेंट स्प्रिंग काफ़ी फेमस है। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, तो आप इसको याद रखिएगा। साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश करने वाले का नाम है रैकल कार्सन। इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि पेस्टिसाइड के वजह से क्या क्या डेंजर हो सकता है हमारे इन्वायरमेंट को और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो पेस्टिसाइड के वजह से क्या क्या डेंजर है, ये बात करने वाला जो डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कॉल्ड साइलेंट स्प्रिंग। इसका पब्लिकेशन ईयर 1962 में हुआ बाय रैकल कार्सन। ठीक है, नेक्स्ट 1970 में फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को। आपको पता है आज के दिन भी हम अर्थ डे मनाते हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर 1970 से इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पे 20 मिलियन अमेरिकन ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जन्म दिया एक मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म को। ठीक है,
मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म की शुरुआत यहाँ से हुई बाय सेलिब्रेटिंग 22 अप्रैल एज अर्थ डे। नेक्स्ट 1972 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है ये, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट मेजर एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं कि क्या होता है स्टॉकहोम का कन्वेंशन, इसमें हुआ क्या था। तो इस कॉन्फ्रेंस में बात हुआ था कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन्वायरमेंट में, जो कि सभी लोगों को एक साथ लेकर आया था, ठीक है। कौन कौन से लोग थे वो इंडस्ट्रियल लोग थे, इंडस्ट्री के पीपल थे, और डेवलपिंग नेशंस के लोग थे। ये साथ में आए और इन्होंने बात की, हक की बात की, राइट्स की बात की कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी ह्यूमन फैमिली है, उसका ये राइट बनता है कि वो एक हेल्दी और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में रहे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो टाइम था 20वीं सेंचुरी का, ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्टिविटी बहुत पॉल्यूशन बढ़ गया था, ठीक है। तो लोग इन्वायरमेंट में बात करना चालू हुआ, लोगों का बात करना। तो फिर इसमें बेसिकली यही बात की गई थी कि कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन फैमिली है, तो उसका ये बेसिक राइट है कि वो हेल्दी और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में रहे। इसमें बेसिकली किया गया था, कई राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई थी जिन्होंने लोगों के हक की बात की, और उन्होंने ये बात की कि सबके लिए एडिक्वेट फूड होना चाहिए, साउंड हाउसिंग होना चाहिए, सेफ वाटर होना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें बात किया गया कि ह्यूमन बीइंग का एक कनेक्शन होना चाहिए नेचर के साथ। इनको, ह्यूमैनिटी को हम नेचर से हमेशा कनेक्टेड करके देखें, ठीक है। ये परसेप्शन लोगों के अंदर होना चाहिए। तो इस पूरी कहानी का ये मतलब है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट ईयर यानी कि 1973 में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्ट आया, यूएसए ने पास किया बेसिकली, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ऐसे एनिमल्स को जो हाई रिस्क एनिमल्स या हाई रिस्क स्पीशीज़ हैं, ठीक है। 1980 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN का फॉर्मेशन हुआ। IUCN क्या करता है, वो वर्ल्ड लेवल पे कंजर्वेशन का काम करता है, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाता है, जिसको कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी कहते हैं। और इस स्ट्रेटजी में किया क्या जाता है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, और ये एक तरह का प्रिकर्सर बना। प्रिकर्सर मतलब द सोर्स ऑफ ओरिजिन, प्रिकर्सर हुआ, ओरिजिन का सोर्स बना, जहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे देखने मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, या फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। इन 1982 एक 48th प्लेनरी ऑफ जनरल असेंबली किया गया, ठीक है, जिसमें कि वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को क्यूमिलिएट किया गया विद द अप्रूवल ऑफ वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर। तो बेसिकली इनका कहना था कि मैन काइंड इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर एंड लाइफ डिपेंड्स ऑन द अनइंटरप्टेड फंक्शनिंग ऑफ द नेचुरल सिस्टम। तो जो मैन काइंड है, मतलब हम ह्यूमंस जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो नेचर का ही पार्ट है। वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर ऑल्सो नेचर, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नेचुरल सिस्टम की फंक्शनिंग में कोई भी डिसरप्शन पैदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जो लाइफ है वो डिपेंड करता है कि नेचर फंक्शन करता रहे, उसमें कोई इंटरप्शन पैदा ना किया जाए। तो ये बेसिकली बात की गई थी इस जनरल असेंबली में। नेक्स्ट है 1983 में द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED क्रिएट किया गया, जो कि 1984 तक एक्टिव था, एंड इट वाज आस्क्ड टू फॉर्मुलेट अ ग्लोबल एजेंडा फॉर चेंज, ठीक है। अभी तक तो बातें ही हो रही थी, लेकिन अब ये इस
कमीशन के द्वारा इन्होंने कुछ एजेंडा बनाया कि चेंज कैसे आएगा, इन्वायरमेंट के लिए लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज होगा, उसके लिए हमें वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ एजेंडाज बनाने होंगे। ठीक है, फिर अचानक से पूरी कहानी बदल गई जब 1985 में ओजोन होल की डिस्कवरी होती है एंटार्क्टिका पे। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल कंसर्न इसने ले लिया, क्योंकि ये उस टाइम की बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ओजोन होल ओवर द एंटार्क्टिका। ठीक है, तो हर तरफ लोग इसी की बात कर रहे थे। फिर लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ, अभी हमें ओजोन होल के बारे में पता था, तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल यहाँ मेजर रोल प्ले करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% ये क्वेश्चन आएगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किस ईयर में आया, आपको ये पूछा जा सकता है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। ठीक है, कंसर्न क्या है इसका, तो बेसिकली ये ग्लोबल एग्रीमेंट था टू फेज आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। हमें पता चला ओजोन होल के बारे में 1985 में, फिर पूरा का पूरा रिसर्च कम्युनिटी इस तरफ शिफ्ट हो गया कि अब ये ओजोन होल मतलब हुआ क्यों, व्हाट आर द मेजर रीजंस। जब फाइंड आउट हुआ कि अच्छा देयर आर सम ऑफ द सब्सटेंस जिसके वजह से ओजोन होल हो रहा है, तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल पे इस पे ही फोकस किया कि वो जो भी सब्सटेंस है जो कॉज है ओजोन डिप्लेशन का, उनको कैसे हम फेज आउट करें। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इन द सेम ईयर एक रिपोर्ट आया जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम था ब्रूटलैंड रिपोर्ट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आपको ब्रूटलैंड रिपोर्ट पे क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों नाम से आ सकता है, आवर कॉमन फ्यूचर और ब्रूटलैंड, तो दोनों नाम इसका याद रखना है, इसका ईयर भी याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट एडवांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो WCED था, अब लोगों को पता है कि देखो डेवलपमेंट इज़ देयर, डेवलपमेंट तो होगा, हम डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। ठीक है, पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि डेवलपमेंट के वजह से इन्वायरमेंट जिस तरह से अफेक्ट हो रहा है ओवर द टाइम, हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें डेवलपमेंट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि इसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट पे ना पड़े। ठीक है, ना पड़े या कम पड़े। तो ये कैसे होगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्सेप्ट और थीम डेवलप किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बोलता है कि आप डेवलपमेंट तो करो, ठीक है, आप डेवलपमेंट बिल्कुल करो, लेकिन इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करो। ठीक है, सो दैट जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप यूज़ करो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा के रखो। दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट इस रिपोर्ट में दिया गया, विच वॉज आवर कॉमन फ्यूचर या ब्रूटलैंड रिपोर्ट। मस्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है। नेक्स्ट आता है 1992 जून में अर्थ समिट हुआ, जिसको रियो डी जेनेरियो भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एजेंडा 21 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एजेंडा 21 है क्या, बेसिकली ये एक ग्लोबल प्लान है फॉर एक्शन टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ग्लोबल प्लान है, क्योंकि अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आ गया था इस रिपोर्ट में, लेकिन इसको ग्लोबली लेवल पे कैसे उसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, कैसे उसको बताया जाए कि अच्छा आप ऐसे भी डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट हैम्पर ना हो। ठीक है, उसके लिए प्लान्स बनाए गए, एक्शंस बनाए गए और प्रमोट किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो एक तो अर्थ समिट का एक जो पार्ट है वो एजेंडा 21 है, और दूसरा पार्ट है रियो डिक्लेरेशन। रियो डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए थे, अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स दिए गए थे। किसको, स्टेट्स को दिए गए थे। ठीक है, जो भी
बाउंड्री है, कंट्री है या स्टेट है, कुछ भी है, उनको कई सारे प्रिंसिपल्स दिए गए थे। उनको ये राइट भी दिया गया था कि अगर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाइक नहीं मान रहा है, कोई सिर्फ डेवलपमेंट को फोकस कर रहा है, वो इन्वायरमेंट को कंसर्न कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है, तो आपको राइट है कि आप उसके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लो। एज वेल एज अगर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है, देन द स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर इन्वायरमेंट किसी भी तरह से डैमेज हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी स्टेट की होगी। तो ये हमारा रियो डिक्लेरेशन में दिया गया था, ये बात प्रिंसिपल्स के द्वारा। इसके अलावा इसके अलावा अर्थ समिट में दो और चीज़ों की बात हुई थी। बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई थी, मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ साइन किए गए थे, जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट जो है वो पहला है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता, बट आप जान लो तो अच्छा है आगे फ्यूचर के लिए कि एक तो ये ट्रीटी थी, दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ये था कि जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, हमारी विविधता है ग्लोबली, ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में। तो अर्थ समिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। वन बाय वन आप उनको याद कर लेना, ठीक है। अब 1993 में यूएनसीडी ने एक कमीशन बनाया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कि ताकि वो एजेंडा 21 किस तरह से काम कर रहा है वो उसको मॉनिटर करते रहें, फॉलो अप लेते रहें, ठीक है। एजेंडा 21 तो एक बार ही बना दिया, बट इट इज़ वर्किंग और नॉट, कौन चेक करेगा, तो उसको फर्दर चेक करने का काम इन्होंने किया था। नेक्स्ट 1995 में वर्ल्ड समिट किया गया ऑन सोशल डेवलपमेंट इन कोपेनहेगन, ठीक है। इसमें सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा बात करी गई थी। अलग अलग स्टेट के कंट्रीज़ के 128 हेड शामिल हुए थे, जिन्होंने अडॉप्ट किया था और डिक्लेयर किया था सोशल डेवलपमेंट में। तो बेसिकली अब पूरा लाइक ओजोन से लेकर फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी से कंजर्वेशन से लेकर अब थोड़ा सोशल डेवलपमेंट पे बात करी गई थी, ठीक है। तो इसमें ये एक साथ आए थे कि वर्ल्ड में बड़े सारे इश्यूज़ हैं सोशल कम्युनिटीज़ को लेकर के, जैसे कि पावर्टी हुआ, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल इंटीग्रेशन, इन पे ये साथ काम करेंगे। तो वर्ल्ड समिट इसलिए हुआ था क्योंकि इनको बात करनी थी सोशल डेवलपमेंट में। फिर 1996 में सिटी समिट हुआ था इस्तांबुल में। सिटी समिट में बेसिकली दो गोल्स पे इन्होंने काम किया था। एक तो एडिक्वेट शेल्टर, सबको रहने की जगह मिले, शेल्टर, और दूसरा वायबल सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। मतलब ये सेटलमेंट पे ही इनका काम था विथ रिगार्ड्स टू इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल डेवलपमेंट, वुमेन पॉपुलेशन सेफ्टी। तो ये सब इनके बेसिक पॉइंट्स थे जिस पे इन्होंने बात किया था सिटी समिट में। अब नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी क्वेश्चन आता है, इट्स मस्ट कमिंग क्वेश्चन इन एवरी एग्ज़ाम्स, आपके एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये क्या था, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी था। ये एक ट्रीटी था विथ बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। इस ट्रीटी में यही लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज़ आई थी साथ में, और उन्होंने बात की थी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम करें, क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसके वजह से हमारे पूरे अर्थ का, यानी कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे कम करें, इसको कम करने के लिए हमें ग्रीन हाउस गैसेस पे काम करना पड़ेगा कि उनका एमिशन कम हो, ठीक है। तो इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करने के लिए, फेज आउट करने के लिए, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है 1997 अर्थ समिट
+5 या रियो समिट 5 भी कहते हैं। ये जून 1997 में कराया गया, ठीक है। इसमें बड़े सारे स्पेशल 19th स्पेशल सेशन था ये, और ये भी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए कराया गया था कि जो एजेंडा 21 हमारा बनाया गया है, ठीक है, एजेंडा 21 यहाँ पे, ठीक है। एजेंडा 21 में क्या था कि हमें प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमें ग्लोबली प्रमोट करना है। तो इसमें भी ये देखा गया कि कैसा है वो जो हम प्रमोशन कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे एजेंडा 21 का, इज इट वर्किंग और नॉट, या फिर इफ़ इट इज़ वर्किंग तो उसका क्या लेवल है, उसको चेकआउट करने के लिए ये टाइम टू टाइम कराते गए। अब हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कराया गया, जिसका लेना देना था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट 2002 में वर्ल्ड समिट हुआ था। रियो डिक्लेरेशन के 10 साल बाद फॉलो अप कॉन्फ्रेंस था ये वर्ल्ड समिट का, ठीक है। ये भी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही फोकस कर रहा है, और जॉनसनबर्ग में हुआ था टू रीन्यू द ग्लोबल कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी कमिटमेंट किए गए थे, अलग अलग एजेंडाज जो बन रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे रीन्यू किया जा सकता है। तो वर्ल्ड समिट में भी इस पे काम हुआ था। फिर 2006 में रिलीज़ किया गया था एन इनकन्वीनिएंट ट्रूथ, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुआ था जो कि क्लाइमेट चेंज पे अवेयरनेस के लिए ग्लोबली, ये जस्ट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट किया गया। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या था, लैंडमार्क था विद इन द, हमने पढ़ा ना UNFCC के बारे में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको हमें कम करना है। तो जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको हमें 2 डिग्री से कम करना है, लिमिट करना है। तो ये पेरिस एग्रीमेंट की बात थी, ठीक है। फिर से रिकॉल करिए, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में हमने देखा कि हमें ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस रिलीज़ हो रहे हैं उनको फ्रेज आउट करना है। क्योटो प्रोटोकॉल में हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन पे हमें कंट्रोल करना है। और पेरिस एग्रीमेंट में हमने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लिमिट करना है, कम करना है, ठीक है। तो ये तीनों इस तरह से आप बार बार दोहरा करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 2015 में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, ठीक है। इनको लाया गया था क्लाइमेट चेंज को कोप अप करने के लिए। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कोप अप, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि ये सस्टेनेबल गोल्स क्या थे और किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम इनको अलग अलग सेक्टर में। इसकी बात हम आगे की वीडियोस में करेंगे। फिर 2018 में IPC स्पेशल रिपोर्ट आया। पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री की बात की गई थी, यहाँ पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया गया था। वांट फॉर एन अर्जेंट एक्शन नीडेड टू अवॉइड क्लाइमेट, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, वी ऑल नो दैट। तो हमें उसको कम करने के लिए ये अलग अलग से एग्रीमेंट्स और इवेंट्स हो रहे हैं। अब 2019 में 2019 में ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये किया गया, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। और इनके द्वारा ये इंस्पायर्ड था। उस टाइम की काफ़ी न्यूज़ थी, अभी तो कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। फिर नेक्स्ट है 2021 में 2021 में COP23 ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे नेट ज़ीरो एमिशन और फेजिंग आउट कोल पे बात किया गया था कि हम ज़ीरो एमिशन करेंगे, कोल को बिल्कुल फेज आउट करेंगे, कोल का इस्तेमाल बंद करेंगे, ठीक है। इस तरह की बातें चलती रहती है। फिर अभी रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2022 में UN ने डिक्लेयर किया एक्सेस टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट अ ह्यूमन राइट। अब इनकी बातें हैं कि ह्यूमन का अधिकार है कि उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। फिर 2023 में हिस्टोरिक UN ट्रीटी हुआ प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के। आपको पता है कि प्लास्टिक पे बात स्टार्ट हुई, माइक्रो प्लास्टिक वगैरह, तो
प्लास्टिक पॉल्यूशन नेगोशिएशंस स्टार्ट हुए। नाउ 2024 में COP29 आया। प्रिपरेशन एंड इंटेंसिफाइड क्लाइमेट कमिटमेंट्स दिए गए हैं फ्रॉम नेशन एम्ड रिकॉर्ड हीट वेव्स, इन सब पे बात करी गई। तो इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स देख लिए हैं। ठीक है, आप इनको याद रखना, और हर सेक्शन में मैंने बोल रखा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पहले के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप उन पार्ट को ज़्यादा फोकस करना रेदर देन बाकी। आप हिस्ट्री आप देख सकते हो, जान सकते हो, लेकिन जिनको मैंने बोला है दे आर द मस्ट, उनको आपको याद रखना ही है। ठीक है, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए आपके, आराम से वो एग्ज़ाम में आ जाएगा। और बाकी आपको जो भी वीडियो चाहिए, आपको लग रहा है कि ये सेक्शन या ये पर्टिकुलर टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।